Hello everyone. So today I'm here to tell you about a very important topic जो आजकल बहुत ही ज़्यादा again it is increasing day by day and it is the primary complaint nowadays of parents regarding their child that why they are restless, why they are hyperactive, why they have so much anger at a very small age, why they don't listen to us, why they don't do schoolwork, or why the main complaint is why they don't sit and do the work. So the problem is called ADHD, that is attention deficit hyperactivity disorder. First of all, what it is, देखिए इसके सिम्टम्स क्या क्या है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के। इसके सिम्टम्स हैं बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस बिहेवियर, इरिटेबल बिहेवियर, एंगर, इम्पल्सिविटी, लैक ऑफ सोशल स्किल्स, ठीक है, एंड दे हैव अ नेचर ऑफ ऑलवेज डिस्टर्बिंग अदर्स, ठीक है, दे लाइक फॉर सीकिंग अटेंशन. So they always try to do a wrong thing in order to seek the attention. Now, what is the cause behind this ADHD? The cause can be either genetic, ठीक है, the cause can be premature delivery. If your baby is born prematurely, so he can be at risk of getting this disorder of ADHD. And the other cause is environmental exposure to toxins. If a woman is exposed to any lead or any kind of environmental toxins, alcohol, smoking during his pregnancy period, during her pregnancy period, then at that time she is predisposing the baby to high risk of getting the ADHD symptoms. डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है. ये हमारा डायग्नोस करने के लिए 12 मंथ्स में पता चल जाता है. बेबी के 12 मंथ से ही हमें पता लगना शुरू हो जाता है. प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हमें स्कूल गोइंग एज, नर्सरी की एज 3 ईयर्स चाहिए, जिसमें हम प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकें. एज के साथ साथ बहुत अच्छी बात यह है कि प्रोग्नोसिस इज गुड. प्रॉपर अगर 1 ईयर 2 ईयर से थेरेपीज मिल जाए, जॉइंट पोजीशन सेंस थेरेपी, फिजियोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, मेडिटेशन थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थेरेपीज आर देयर एज वेल एज द ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, ठीक है. बहुत सारे होम्योपैथिक में भी इसके अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स विच दे गिव वंडरस रिजल्ट्स इन अ किड हु इज हाइपर एक्टिव, हु हैज़ लॉट्स ऑफ एंगर. थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज करने से, कलर थेरेपी से, थोड़ा सा ब्लू कलर, कामिंग कलर अगर आप लाइफ में लाएंगे उसके, है ना, इन सब चीज़ों से वंडरिंग रिजल्ट्स हैं. द थिंग इज यू शुड हैव फेथ ऑन व्हाट यू आर डूइंग. जो भी आप थेरेपी अगर आप ले रहे हैं, अगर आप फेथ के साथ करेंगे, ओनली देन यू विल बी हैविंग वंडरिंग रिजल्ट्स, ठीक है. और सबसे बड़ा जो एक रिस्क फैक्टर है वो एक इसका स्क्रीन तो है ही, ठीक है. स्क्रीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर कि अगर 2 साल से पहले आपके बच्चों ने स्क्रीन या मोबाइल देखा है तो दैट चाइल्ड इज will be at a predisposed to higher risk of getting ADHD at the age of 3 years, ठीक है. अब फ्रेंड्स, इसका जो प्रोग्नोसिस अच्छा है, अगर आप प्रॉपर स्टार्टिंग से ही थेरेपीज ले रहे हैं तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे एडल्टहुड आने तक काफ़ी डिक्रीज हो जाएंगे. और थेरेपी लेने का बेनिफिट ये है कि ऐसे जो बच्चे हैं वो स्कूल गोइंग एज में, स्कूल में एक तो क्लासरूम सिटिंग उन्हें नहीं आती और दूसरे लोगों को वो डिस्टर्ब करते हैं अटेंशन सीकिंग के लिए, टीचर्स को. तो जिसकी वजह से उनमें अटेंशन स्पैन नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता, लर्निंग डिफिकल्टीज आती हैं, मेमोरी डिफिकल्टीज आती हैं और कॉग्निटिव डिफिकल्टीज आती हैं. ये सारे 5 चीज़ों की वजह से वो लोग स्कूल में दे आर नॉट एबल टू डू एक्सेल इन देयर परफॉर्मेंस. एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर एडल्टहुड में उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, जॉब इश्यूज आते हैं, ठीक है, बहुत सारे सोशल इश्यूज आते हैं, मैरिज इश्यूज आते हैं. तो बहुत सारी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और इसकी वजह से एक सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं आफ्टर द एज ऑफ 6 ईयर्स, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस, पैल्पिटेशंस. तो ये सारी सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं. कई बार ऐसा होता है कि पुराने टाइम में भी ये अनडायग्नोज चली जाती है, उसके बाद एडल्टहुड में पता चलता है कि क्यों हमारा बिहेवियर इस तरीके, और फिर एडल्टहुड में एंटी डिप्रेसेंस या एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स चलते हैं. लेकिन आजकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है, पेरेंट्स को इतनी नॉलेज हो गई है, गूगल पे सब कुछ सर्च करते रहते हैं, आसपास से डिस्कशंस चलते रहते हैं, अपने डॉक्टर से डिस्कशंस होते रहते हैं.
जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है सोसाइटी में, और ये जितना जल्दी डायग्नोज होगा उतना अच्छा प्रोग्नोसिस है। ठीक है, जितना जल्दी आप लोग डायग्नोज कर लोगे उतना आपका बच्चा जो है क्योर, उतना ही वो क्योर होगा। 100% तक इसमें रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब इसमें कॉजेज इसके मेन तो मैंने आपको बता दी। इसमें चेंजेस क्या क्या आ जाते हैं ब्रेन में वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रंटल लोब है ब्रेन का, ठीक है, फ्रंटल लोब इज द पार्ट विच इज एसोसिएटेड विद द लर्निंग, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, मेमोरी, आईक्यू, ये हमारा सारा फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। तो अब इन बच्चों का जो फ्रंटल लोब होता है, अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हुई तब भी इनका फ्रंटल लोब की जो स्ट्रक्चर होती है, उसका जो साइज होता है, उसकी जो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं वो हाइपो होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, ये फ्रंटल लोब छोटा होता है साइज में, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, न्यूरॉन्स उसके कनेक्शंस में वीक होते हैं। ये सारे चेंजेस फ्रंटल लोब में आ जाते हैं। इन चेंजेस की वजह से उनकी स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोजिशन, ये तीनों अफेक्ट हो जाती है। अब इसी के साथ कई बार हिप्पोकैम्पस एरिया भी अफेक्ट होता है। ठीक है, कॉग्निशन का थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है। ये तीनों चीजें जब हमारी इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ब्रेन में सिग्निफिकेंट चेंजेस आने लग जाते हैं। उन चेंजेस की वजह से एडीएचडी के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये चेंजेस आपको सिर्फ एमआरआई में देखेंगे, अगर एमआरआई आप कराएंगे, ठीक है, कलर्ड एमआरआई कराएंगे या फिर ईईजी कराएंगे या पेट स्कैन कराएंगे बच्चे के ब्रेन का, तो इसमें वो चेंजेस दिख जाते हैं कि हमारा फ्रंटल लोब में चेंजेस आने शुरू हो गए, हिप्पोकैम्पस में चेंजेस आने शुरू हो गए। इन चेंजेस की वजह से आप लोग को डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन इन टेस्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो मैक्सिमम 99% का असेसमेंट है वो सिर्फ क्वेश्चनियर स्केल्स पे होता है। ठीक है, सिम्टम्स के बेसिस पे ही इसका डायग्नोसिस होता है, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आए दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे सिम्टम्स इंप्रूव होने लग जाते हैं ना, तो वैसे वैसे जो फ्रंटल लोब का स्ट्रक्चर है वो भी अपने आप धीरे धीरे एज के साथ 6 या 7 ईयर्स तक अपने आप वो स्ट्रक्चर ठीक हो जाती है। आसपास के न्यूरॉन्स रीमैपिंग करके उसको ठीक कर लेते हैं। तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि आप लोग बार बार पेट स्कैन कराएं या एमआरआई कराएं। सिम्टम से ही आप अपने अपने थेरेपिस्ट के पास जाइए, आपका डॉक्टर अच्छे से पहचान लेगा। ठीक है, कि उसने स्क्रीन बहुत ज्यादा देखा है, वो लोगों को मार रहा है, काट रहा है, बाइट कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, रेस्टलेस है, इन सब चीजों से स्कूल गोइंग एज से अगर 3 ईयर से पहले अच्छा डायग्नोस हो गया तो ये समझिए कि 4 to 5 ईयर्स तक बच्चा आपके जाते जाते 90% इंप्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर्स ऑल बच्चों से अच्छी भी हो सकती है और एवरेज भी हो सकती है और बहुत ज्यादा हाई भी हो सकती है। अब सेकेंड जो इसका कॉज है वो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। इन बच्चों में जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन, ठीक है, डोपामीन हमें कहता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें गोल्ड मेडल मिलेगा। डोपामीन हमें रिवॉर्ड हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते ही हमें वो न्यूरोट्रांसमीटर हमें कहता है कि आप लग के पढ़ाई करो, कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो, अटेंशन से पढ़ाई करो। ठीक है, अगर आप अच्छा काम करोगे आपको गिफ्ट मिलेगा, अगर आप अच्छा काम करोगे आप फर्स्ट आओगे। ठीक है, यू विल गेट प्रेज्ड बाय एवरीबडी, आप ऊंची पोस्ट पे जाओगे, आपको बेस्ट जॉब मिलेगी, आप हाई पोस्ट पे जाके अपना फेमस होगे, यू विल गेट फेम एंड एवरीथिंग। अब इन बच्चों में डोपामीन कम होता है, सिक्रीशन डोपामीन का इन बच्चों में कम होता है। सो ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी ऑफ द रिवॉर्ड हार्मोन, इवन इफ यू से दैट यू डू द वर्क एंड वील गिव यू चॉकलेट, यू डू द वर्क एंड वील गिव यू रिवॉर्ड, तो उन लोगों की इतना नहीं है डोपामीन कि उन्हें उनके माइंड में ऐसा लगे कि हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो हम उनकी बात माने। आप कहते हैं कि हम कुछ भी कर लो, लेकिन बच्चा जब रोना शुरू करता है या इरिटेबल शुरू होता है तो वो शांत होता ही नहीं है। उनको नहीं आता कि फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से हम कंट्रोल करें। इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द डोपामीन। अब इसके लिए आपको क्या करना है, डोपामीन बढ़ाने के लिए अब आपको जितना उसका कामिंग एटमॉस्फेयर बनाएंगे, ठीक है, काम एटमॉस्फेयर बनाएंगे, धीरे धीरे उससे बात करेंगे, धीरे धीरे उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे, काम वाले मैग्नेटोथेरेपी करेंगे, जॉइंट पोजीशन सेंस थेरेपी करेंगे, कंसंट्रेशन वाले पॉइंट्स पे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जैसे जैसे वो कंसंट्रेशन वाला पॉइंट बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते फ्रंटल लोब में जो चेंजेस आए थे वो रिवर्स होने शुरू होंगे और वैसे वैसे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन की जो डेफिशिएंसी थी, जो कम था, वो ज्यादा शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट्स जो ब्रेन के हैं, जो फ्रंटल लोब, ये सारे, ठीक है, ये कम काम करते हैं और जो कुछ प्री सेंट्रल पार्ट या लेटरल थैलेमस पार्ट ये जो है ज्यादा काम करता है। तो एक इम्बैलेंस जो हो रहा होता है ना ब्रेन के पार्ट्स में, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, सिग्नल्स का मिसमैचिंग की वजह से उन्हें ये सिम्टम्स आते हैं। तो जो हमारा मेन एम रहता है वो हमारा सिम्टम्स में रहता है। जैसे जैसे सिम्टम्स हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे जो ब्रेन के चेंजेस रिवर्स होके बिल्कुल ठीक होते जाते हैं, रीमैपिंग होती जाती है
और जिस तरह से फिर उनकी हैबिट्स बन जाती हैं, ठीक है, कि हमें अब अच्छा काम ही करना है। तो ये मत सोचिए कि वो मोटिवेशन आप दे रहे हैं कि वो हमारा क्यों नहीं सुन रहा, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम एट द ब्रेन लेवल। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारे बच्चे को अटेंशन डेफिसिट एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। अब जितना आप अवेयर करेंगे, कई बार पेशेंट्स आते हैं वो डॉक्टर से ही नाराज होते हैं कि देखो हर बच्चा गुस्सा करता है तो सब में है, ठीक है, लेकिन अब डॉक्टर क्वेश्चनियर्स पढ़ के आपको बताने की कोशिश कर रहा है और कई बार आप निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो एक्सेप्टेंस, जितना एक्सेप्टेंस इज द की टूवर्ड्स सक्सेस। जो लोग एक्सेप्ट करते हैं उनके बच्चे 100% ठीक होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम लोग गलत कह रहे हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू गेट द असेसमेंट, इफ यू वांट टू गेट योर चाइल्ड 100% excel in the academic performance, only then you have to take a decision to meet a doctor or the therapist, otherwise it's up to you, ठीक है। आप लोग खुद एक जज कर सकते हैं अपने बच्चे के, तो आप लोग खुद जज करके बता सकते हैं whether he is right, he is wrong, ठीक है। सो ये एक जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द अवेयरनेस कि किस तरह से ADHD होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ADHD कुछ नहीं है, ठीक है, ADHD में कुछ नहीं, सब बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, ज्यादा खेलते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ भी चीज लिमिट से ज्यादा हो रही है, सो इट मीन्स इट इज रॉन्ग, इट मीन्स इट नीड्स टू गेट अ डायग्नोसिस डन एट एन अप्रोप्रिएट एज, ठीक है, बिफोर इट्स टू लेट। एंड ऑल दीज थिंग्स इट डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। The second thing which is most important is in the diagnosis and the treatment part is also up to you. Attention deficit hyperactivity disorder, attention कम, यानी पेरेंट्स अगर बच्चे को अटेंशन कम देंगे तो बच्चों में ADHD होने के चांसेस हैं, ठीक है। वर्ड में ही छुपा हुआ है अटेंशन डेफिसिट। द मोर अटेंशन द पेरेंट्स विल गिव टू देयर चाइल्ड, द मोर बेटर द प्रोग्नोसिस, इवन द 100% प्रोग्नोसिस आई हैव सीन। उन बच्चों में देखा गया जिनके पेरेंट्स 24 आवर्स लगे हुए हैं, उन्हें एक साल में मैंने बताया येस योर चाइल्ड इज हैविंग ADHD, दे आर गिविंग 12 आवर्स अटेंशन, फुल अटेंशन दे आर गिविंग, अपना फुल अटेंशन दे रहे हो, बच्चे को सिखा रहे हो, बच्चों के पॉइंट्स दबा रहे हैं, बच्चों को थेरेपी के लिए ला रहे हैं। सिर्फ 2-3 साल उन्होंने मेहनत कर लिया। नाउ देयर आर स्टूडेंट्स हु आर द टॉपर्स नाउ, हु आर डूइंग better than the other students of their class. ऐसे ऐसे examples हैं। So if you will accept, only then there is the treatment. If you will give proper attention to your child, 100% attention, then you are the best doctor for your child, ठीक है, you are the best judge, you are the first teacher। उतना आप में उतना आपके बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक है। फूड्स का आपको न्यूट्रिशन फूड्स का मैंने बता रखा है, व्हाट आर द फूड्स दैट आर गुड फॉर द चाइल्ड, ठीक है। सो ये सारी चीजें अगर आप बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है, स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर देंगे उसका, जितना ज्यादा टाइम देंगे, प्ले वे टाइम देंगे, उसकी फ्रंटल लोब में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा हुआ है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, बिकॉज यू आर द फर्स्ट जज, ठीक है। हम लोग डॉक्टर्स लोग तो हैं ही आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोग की गाइडेंस के लिए। सो you try to spread this awareness about the ADHD disease, what is ADHD, and the early you will come to your doctor, the early the diagnosis, the better is the prognosis, okay. So hope you like my video. We'll meet in our next video. Till then you gain some knowledge regarding ADHD. Bye bye.